नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया है। जी हाँ, शाम के बाद अब इराक मैदान में आ चुका है और बहुत बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है। दर्जनों मिसाइल इसराइल पर फायर किए गए हैं, जिससे इसराइल के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। इससे पहले जो मुल्क उस पर हमला कर रहे हैं वो उसे संभाले नहीं जा रहे। अब इराक इस जंग में कूद पड़ा है, तो ये जो बड़ा हमला किया गया है इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मज़ामती तहरीक के जो हमले हैं वो इसराइल को ले डूबे हैं और इतनी तबाही हो रही है कि उनकी जो सबसे बड़ी ब्रिगेड थी, गुलानी ब्रिगेड, नाज़रीन, उसको विड्रॉ कर लिया गया। जी हाँ, सबसे जो कामयाब ब्रिगेड समझी जाती है इसराइल की, उसको वहां से विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि हलाकतें इतनी ज्यादा हो रही हैं और अब मजीद ब्रिगेड तैयार की जा रही हैं गजा के अंदर उतारने के लिए। और इसके साथ साथ जो फलस्तीनी स्नाइपर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी अहम तरीन जो उन्होंने हमले किए उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सिक्योरिटी काउंसिल में नाज़रीन बहुत बड़ी एक चीज होने वाली है। सिक्योरिटी काउंसिल में आज वोटिंग होने वाली है और अमेरिका वीटो नहीं करना चाह रहा। नाज़रीन, बहुत बड़ी ये खबर है कि अमेरिका इस बार वीटो नहीं करना चाह रहा और आज उस पर इस सीज फायर के मामले पर वोटिंग होने जा रही है। तो वहां पर क्या सियासत चल रही है गजा के हवाले से और ये आज की जो वहां पर होने वाले सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग, वो कितना असर डालेगी इस जंग पर, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक एक करके फलस्तीन के इत्तेहादी बढ़ते चले जा रहे हैं। 75 सालों में आज तारीख रिवर्स हो रही है। इसराइल के इत्तेहादी घटते चले जा रहे हैं। दुनिया जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। फलस्तीन के इत्तेहादी बढ़ते चले जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में अगर आप देखें तो तारीख में पहली बार हुआ कि वोटिंग हुई और इसराइल और अमेरिका एक तरफ खड़े थे और सारी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी थी। और यहाँ अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो अब प्रैक्टिकली जो बाकी मुसलमान मालिक हैं वो इस जंग में शरीक हो रहे हैं। और अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है वो इराक के हवाले से नाज़रीन आई है। इराक की जानिब से बहुत बड़ा हमला इस तरह से किया गया है कि डजन्स ऑफ मिसाइल फायर किए गए हैं इराक से। जो इलाट यानी साउथ इसराइल है, जो इलाट की बंदरगाह, इसके साथ साथ जो मुल्हका एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो सेंसिटिव इसराइली इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो ये बहुत ही गैर मामूली हमला है वो इस लिहाज से कि अगर आप मैप देखें तो इराक को यहाँ जो नॉर्दर्न इसराइल है यानी गोलान हाइट्स के साथ ये एरिया ज़्यादा करीब पड़ता है, लेकिन उन्होंने थ्रू आउट ये जॉर्डन से होते हुए इलाट तक को निशाना बनाया। अच्छा, कुछ खबरें तो यहाँ पर ऐसे भी आ रही हैं कि जॉर्डन ने कुछ मिसाइल जो है वो इराक के हवा में तबाह किए हैं जो कि इसराइल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता कि वाकईतन उन्होंने किए हैं या नहीं किए। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वहाँ से हमला हुआ है और ये जो साउथ इसराइल है यहाँ पर बड़े धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। ये आप देखिए कि इराकी फैक्शंस बम्बार्ड उम्मुल रहरसा इलात विद मिसाइल एंड मार्चेस। ग्रेट इराक इज रिटर्निंग विद स्ट्रेंथ एंड द सर्कल ऑफ सोलिडेरिटी विद दोज हु आर steadfast in Gaza is expanding and a regional war is imminent as the defeat of America and the entity. Ask the brothers in Yemen for heroism and faith. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि रीजनल वॉर जो है वो अब इमिनेंट हो गई है। जब इतने मुल्क शामिल हो गए जंग में तो उस जंग को हम कोई एक छोटी सी जंग तो नहीं कहेंगे, उसे एक इलाकाई जंग का ही नाम देंगे। जब आप देखें इराक, शाम, लेबनान, यमन, इसराइल, ईरान, ये 6 मुल्क शामिल हो चुके हैं प्रैक्टिकली, तो आप इस जंग को आप रीजनल वॉर ही कहेंगे ना। तो दिन ब दिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है, लेकिन फ़लस्तीन रोज़ बरोज़ एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ जा रहा है। रोज़ बरोज़ उनकी फतह की खबरें आ रही हैं। ये जो आज इराक ने हमला किया, आप देखें कि कल शाम ने कितने बड़े हमले किए बशार अल असद के हुक्म पर, जो गोलान हाइट्स पर ज़ोरदार धमाके हुए, जो वहाँ पर तबाही उन्होंने मचाई। और आज इराक ने एक बड़ी जो जंग है वो वहाँ पर छेड़ दिया है। तो इराक का ये आना ये फ़लस्तीन के लिए बहुत ही खुशाइंद है। अब ज़रा गज़ा की जो मालूमात है आपके साथ शेयर करते हैं। गज़ा में नाज़रीन लड़ाई में उसकी शिद्दत में कमी नहीं आ रही है। इसराइल भी अपना पूरा जोर लगा रहा है लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। फ़लस्तीनी जिस तरह से अपने वतन का दिफा कर रहे हैं, जिस तरह से इस मुकद्दस सरजमीन का दिफा कर रहे हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसी जुर्रत और बहादुरी ने इसराइल को हिला के रख दिया। इसराइल की बुनियादें उन्होंने हिला दी हैं। एक सबूत और सबसे पहला जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी फतह की खबर है फ़लस्तीन के लिए और इसराइल को, यह इबरतनाक शिकस्त हुई है कि गुलानी ब्रिगेड को उन्होंने वापस बुला लिया है। अब गुलानी
برگیڈ ایک ظالم ترین برگیڈ سمجھی جاتی ہے، یہ اسرائیل کی سب سے ٹرینڈ برگیڈ سمجھی جاتی ہے۔ اس برگیڈ کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر اسرائیل ناکام ہو جاتا ہے۔ اس برگیڈ پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب سے ٹاپ کی برگیڈ ہے یہ گولانی برگیڈ، ٹھیک ہے، اس کو آج وڈرا کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا تماچا ہے اسرائیل کے منہ پر، سب سے بڑی شکست ہے کہ آپ کی جو ٹاپ کی برگیڈ ہے، جو آپ کی ٹاپ کی فورسز ہیں، وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکی تو اور کس نے وہاں پر کامیاب ہونا ہے۔ اور اس پر الجزیرہ نے بڑی زبردست رپورٹ چھاپی ہے جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ گولانی برگیڈ نے مظالم کیا اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مظالم کیا اٹھائے ہیں اینڈ دین کس طرح سے یہ وڈرا کر رہے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، اس میں اہم چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک اربن وارفیئر میں جاتے ہیں تو آپ کو سویلینز کو جو ہے وہ بچانا ہوتا ہے، سویلینز پر آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے آرمیز یہ شکایت کرتی ہیں کہ چونکہ ہم پریسائز آپریشن کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، ہم چونکہ سویلینز کو بچا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو کوئی سویلینز کو بچایا ہی نہیں گیا، یہاں پر تو انہوں نے ہر ایک بندے کو فائٹر سمجھ کر شہید کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی ان کے سامنے آیا ہے نا، انہوں نے اس پر گولیاں چلا دی ہیں۔ بم جو گرائے گئے ہیں وہ ان گائیڈڈ ہیں، یعنی تمام آبادی کو انہوں نے ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا ہے اور پوری طرح سے انہوں نے کہا کہ بم گراؤ، اس کو ملیامیٹ کرو، دین اندر گھس جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے یہاں پر طریقہ اپنایا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تو ان کی فتح جو ہے وہ 100% طے ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی فتح 0% ہے۔ تو یہ اس لیے یہ شکست جو ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی آپ کو پورا اتھارٹی دی گئی، آپ نے ہر چیز استعمال کیا، آپ نے کوئی خیال نہیں کیا، کوئی رولز، کوئی قاعدے، کوئی قوانین آپ نے اس کو نہیں دیکھا، آپ نے پورا زور لگایا، لیکن اس کے باوجود آپ کو شکست ہوئی۔ تو الجزیرہ نے رپورٹ چھاپی ہے اس کی، وہ بڑی زبردست ہے۔ اب آگے چلیے، میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کے بیانات رکھنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کس طرح سے آج چیخ رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ دا آرمی withdraws the Golani Brigade from Gaza after sustaining a large number of deaths among its rank۔ خود اسرائیلی میڈیا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ لارج نمبر آف ڈیتھس صرف گولانی برگیڈ میں ہوئی ہیں، اور وہ جو شجاعہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور وہ جو سابق آرمی چیف ہے اور موجودہ وار کیبنٹ کا حصہ ہے، جو ظالم ترین شخص ہے، اس کا بیٹا بھی اسی یہیں پر ہلاک ہوا تھا، اور ان کے سب سے زیادہ کمانڈر بھی یہیں پر شجاعہ میں مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لارج نمبر کی ڈیتھ کے بعد اب انہوں نے وڈرا کر لیا۔ پھر اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان ہے، دا گولانی برگیڈ واز withdrawn from Gaza after 60 days of fighting to reorganize its رینکس، ٹھیک ہے نا۔ اب ری آرگنائز کے نام پر جناب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے، دا اناؤنسمنٹ آف دا withdrawal of the Golani Brigade from the Gaza Strip is evidence that the resistance crushed this brigade۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گولانی برگیڈ کا اس طرح سے withdraw کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے، یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ ہم نے ان کو کرش کیا ہے، کرش کیا ہے تو وہ واپس ہٹے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ کوئی فاتح بھی واپس ہٹتا ہے؟ اور جو فتح حاصل کر رہا ہے وہ واپس ہٹتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اور شکست خوردہ واپس ہٹتے ہیں، وہ کہنا اچھا یہ پہلوان ناکام ہو گیا، اس کو نکالو، نیا پہلوان ڈالو۔ لیکن تمہارا تو سب سے تگڑے پہلوان کو انہوں نے کرش کیا ہے، اب تمہارے پیچھے اور کون بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی ناظرین فلسطین کو فتح ملی، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یقین مانیں اگر آپ ویڈیوز دیکھیں نا جو اس گولانی برگیڈ نے ظلم کیے ہیں۔ ابھی ایک خبر سامنے آئی ہے اور میری روح کانپ گئی ہے وہ خبر سن کر کہ ایک ایمبولینس کو جس میں خواتین تھی اس کو غائب کیا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں۔ اسرائیلی آرمی اس خواتین کو لے گئی ہے وہاں سے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو اس طرح کے ظلم یہ وہاں پر کر رہے ہیں، اور اس ظلم کے باوجود جب ان کو یہ شکست ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی غیر معمولی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے حساب کا وقت بھی آ چکا ہے اور ان سے حساب لیا بھی جا رہا ہے۔ اب آگے چلیے، ایک اور جو بہت بڑا آپریشن ناظرین ہوا ہے اور میرے لیے وہ بہت حیران کن تھا۔ وہ حیران کن اس طرح سے ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہوا کچھ اس طرح ہے کہ مزاحمتی تحریک نے ایک گھر میں گھس کر جہاں پر ان کے فوجی موجود تھے وہاں پر اندر سب کو ہلاک کیا ہے۔ اب یہ بہت ہی غیر معمولی آپریشن ہے میرے انداز سے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے اس بلڈنگ کو اڑایا نہیں ہے، آپ اس بلڈنگ کے اندر گئے ہیں اینڈ دین ان کو رائفلز کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسرائیلی فوج ادھر گھروں میں گھس کر ریڈ کرتی، ایسا نہیں ہے۔ مزاحمتی تحریک گھروں میں گھس کر ریڈ کر رہی ہے اور ان کو وہاں اندر ان کی قبریں بنا رہی ہے، تو یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے۔ اب یہ دیکھیے، we raided a house in which the occupation soldiers were holed up, dealt with them with appropriate weapons, killed 6 soldiers and wounded others۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھسے، ان کو ہلاک کیا اور باقی سب کو جو ہے وہ زخمی کر دیا، اور
आमने सामने ये लड़ाई हुई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दिया और फिर उसको उड़ा दिया, ये अंदर घुस कर, ये मेरे ख्याल से मैंने तो ये पहला हमला इस तरह का ये सुना है। अब आगे चलिए, तो जो स्नाइपर्स नाज़रीन किरदार अदा कर रहे हैं वो भी मार्वलस है, वो भी इसराइल के लिए बहुत तबाही लेकर आ रहा है, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि फ़लस्तीनी स्नाइपर्स इतने ट्रेन याफ्ता हो सकते हैं, वो इतनी जंगी बर्तरी उनमें हो सकती है। तो वहाँ पर एक वीडियो भी इससे पहले आपके साथ शेयर की थी, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो राइफल्स है, जिनको गौल राइफल कहा गया है, वो सुरंगों के अंदर बनाई जा रही है स्नाइपर्स के लिए, और फिर जो गोलियां हैं स्नाइपर्स की वो भी उसी सुरंग के अंदर जो फैक्ट्री लगी है उसमें बनाई जा रही है। तो उसमें उन्होंने बयान भी जारी किया था कि हम अपनी बनाई गई जो गौल राइफल है उससे तुम्हारे फौजियों की हलाकतें जारी रखेंगे। तो अभी जो एक बड़ा हमला हुआ है स्नाइपर्स की, जिसकी वीडियो जारी की गई है, उसमें यह है कि एक इसराइली फौजी जो है वो एक बुलडोजर पर बैठा होता है और उसको स्नाइपर जो है वो निशाना बनाता है। अब नाज़रीन, पहले भी आपको बता चुका हूं कि स्नाइपर्स के जो ऑपरेशन होते हैं वो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपने एक एक फौजी को मारना स्नाइपर्स के जरिए बहुत ही गैर मामूली होता है। आपने खास पोजीशन लेनी होती है, आपको ऊंची जगह पर जाना पड़ता है, एंड देन आपको वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ता है। और जब पहली गोली चलती है तो ये पता चल जाता है ये गोली कहाँ से आई है। तो देन भी वहाँ पर बैठे रहना और ये ऑपरेशन जारी रखना ये बहुत ही गैर मामूली चीज़ है, और फ़लस्तीनी स्नाइपर जो हैं वो इसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। अब आगे चलिए, जो अगला हमला हुआ है वो नाज़रीन कमांड हेड क्वार्टर को निशाना बनाया गया है। ये खान यूनिस में ये फील्ड कमांड हेड क्वार्टर है, जहाँ से वो ये खान यूनिस की बैटल को मॉनिटर कर रहे थे। कमांड सेंटर क्या होता है? जहाँ से आप पूरी अपने इलाके की जो जंग है, जिस एरिया की है, उसको आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसमें आप पूरी फौज को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, आप फिजाइया को, आप ड्रोन्स को, आप सारी चीज़ों को वहाँ से डायरेक्शन दे रहे होते हैं, और आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उस हेड क्वार्टर में मौजूद होती है। तो ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना और वहाँ पर एक्यूरेसी के साथ हिट करना ये बहुत ही मार्वलस है, बहुत ही हैरान कुन है। तो विद मिसाइल साल्वो इस कमांड हेडक्वार्टर को खान यूनिस में निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प खबर यह सामने आई है कि मजीद ब्रिगेड अंदर भेजी गई हैं, मजीद ब्रिगेड अंदर भेजी गई है। भाई मजीद आप क्यों भेज रहे हैं? आपने तो पहले लाखों की फौज अंदर भेज रखी है, तो क्या उससे पूरी नहीं पड़ रही आपकी, उससे आपको फतह नहीं मिल रही? तो अब मजीद ब्रिगेड भेजी गई हैं, जिसका खुद इसराइली आर्मी तस्लीम कर रही है। इसराइली आर्मी का बयान देखिए, 5 brigades supported by forces from the engineering unit are militarily active in खान यूनिस। तो ये खान यूनिस में ये खबर आई है कि मजीद जो ब्रिगेड्स हैं वो उतारी गई हैं, जिनमें इंजीनियरिंग यूनिट भी उसमें हैं। और इंजीनियरिंग यूनिट क्यों हैं? क्योंकि टनल्स को ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई उसका हल निकाला जाए। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं, इसराइल के पास कोई 4-5 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं है, ये मैक्सिमम इनके पास 4-5 दिन है। तो वो इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं अपने प्रोसेस को। पहले भी उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल वो कह रहे हैं कि इन 4-5 दिनों में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमने करना है, क्योंकि जो आलमी प्रेशर इस वक्त डेवलप हो चुका है। आपको अगली वीडियो में तफसीली बताऊंगा कि ग्लोबली इस वक्त किस तरह से घेरा तंग हो चुका है इसराइल के खिलाफ, और पूरा इस तरह से एक जो है ना इनको दरमियान में दबोचा जा रहा है। आप देखिएगा अगली वीडियो में तफसीली में आपको बताऊंगा। तो इनके लिए अब टाइम बचा नहीं है, इन्होंने जितना कुछ करना था, इस वक्त पूरी दुनिया में हैजान है, पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी कौम है, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखती है, पूरी दुनिया में ये हैजान है कि ये इसराइल कर क्या रहा है। इसने तो ह्यूमैनिटी के चेहरे से जो है ना उसको पाश कर दिया है, उसका मुंह काला कर दिया इंसानियत का, ये जो इसने किया। और इसका धब्बा पूरी इंसानियत के चेहरे पर है कि आप सारे बैठे हुए हैं और इसराइल यहाँ पर कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त जोर लगा रही है, और ये आपको मैं बता रहा हूँ चंद दिन इनके पास बचे हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि मजीद फोर्सेज अंदर भेजी जाएँ, लेकिन जब आपकी पहले लाखों की नहीं कर सके तो उस मजीद फोर्सेज ने क्या करना है। इसके अलावा जनाब इसराइली मीडिया ने और हलाकतें तस्लीम की हैं, जिसमें उन्होंने 2 ऑफिसर और 7 सोल्जर जो हैं, ये सेंटर जो गाजा है यहाँ पर हलाक हुए हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले इसराइली मीडिया ने तस्लीम किया है। तो ऑलमोस्ट ये अब हंड्रेड्स ऑफ जो इसराइली ऑफिसर्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड, जिनको इन्होंने तस्लीम किया है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको तस्लीम नहीं किया गया, यानी हर हॉस्पिटल में 2000 से ज़्यादा फौजी जख्मी पड़ा हुआ है या बाद में उसकी डेथ हो गई। तो 2000 से ज़्यादा हर हॉस्पिटल में ऑन रिकॉर्ड आए हैं फौजी। तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इन टोटल ये तादाद कितनी है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स ये खुद इसराइली आर्मी ऑन रिकॉर्ड ला चुकी है। इसके अलावा आप दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा फॉरेन अफेयर्स वो किस तरह से जंग को देख रहा है, आप ज़रा देखिए। इसराइल्स स्ट्रेटजी इन गाजा इज कंफ्यूज्ड एंड इट इज़ टाइम टू
मेक डिफिकल्ट डिसीजन। वो कह रहे हैं कि इसराइल की जो स्ट्रेटजी है गजा में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि वो चूंकि हार रहे हैं तो इसलिए उनको पता नहीं है कि भाई हम स्ट्रेटजी क्या रखें, हम करें क्या, हम रास्ता कैसे निकालें, हमारे लिए ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा कह रहा है कि इसराइल कंफ्यूज है, और कंफ्यूज हारने वाला होता है, जीतने वाला नहीं होता। अब जरा एक और बहुत अहम तरीन बयान मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो मैंने पीछे आपको बात की ना कि इनके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो इसराइली मीडिया की जुबानी आपके सामने एक बयान रखना चाह रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स इज फ्रस्ट्रेटेड with the slow progress of Israeli army and believe it would cover longer distance during this period। वो कह रहे हैं कि ये जो स्लो प्रोग्रेस है इसराइली आर्मी का, इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब मैंने आज से गलबन 2 दिन पहले एक वीडियो में ये बात की थी, और ये आज फिर उस बात को ये साबित हो गया इस बयान से कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसराइल ने बेशक इससे 4 गुना ज़्यादा शहादतें कर दी होती, यानी अभी 20,000 21,000 है ना ऑन रिकॉर्ड, अगर ये खुदा न खास्ता 1 लाख से भी ज़्यादा शहादतें हो गई होती और गज़ा का इससे भी बुरा हाल हो गया होता, लेकिन इसराइल ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया होता और फतह हासिल कर ली होती, मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका ने ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेनी थी। अब मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि आपने तबाही भी कर ली, आपने इंसानियत के मुंह पर धब्बा भी लगा दिया, आपने अमेरिका को दुनिया में आइसोलेटेड कर दिया, सारा मलबा जो है वो अमेरिका पर आया कि तुम लोगों ने इनको ग्रीन लाइट दी हुई है। अच्छा, वो सारा कुछ करके भी फतह 1% भी नहीं है। तो इसलिए अमेरिका अब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई ये हमारे साथ हुआ क्या है। अगर चलो इतना कुछ किया, कम से कम फतह तो कर लेते, अब वो फतह भी नहीं हुआ और धब्बा भी सारा हम पर लग गया। तो इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और इसका सबूत आप सिक्योरिटी काउंसिल से लीजिए। नज़र सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त अहम तरीन एक करारदाद पेश हुई है यूएई की जानिब से। इससे पहले भी यूएई 3-4 वहाँ पर रेजोल्यूशन ला चुका है सीज फायर के हवाले से, जिसको वीटो किया अमेरिका ने। लेकिन अब की सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। नाज़रीन, जो लास्ट वीटो अमेरिका ने किया ना, उस पर बहुत लानतान हुई अमेरिका की, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। अब आप देखेंगे इस वीटो के बाद जो यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन हुई, उसमें सारी दुनिया एक तरफ थी और सिर्फ अमेरिका और इसराइल दूसरी तरफ खड़े हुए थे। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, इस जैसे ममालिक भी अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए, तो पीछे रह क्या जाता है। तो उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ये तो काम बहुत ख़राब हो रहा है, यानी उनके जो पक्के इत्तेहादियाँ हैं वो भी इस मौके पर खड़ा होना नहीं चाह रहे, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि ये तो काम बहुत खराब है, लेकिन यूएई ने क्या किया, एक और करारदाद डाल दी सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अब ये जो सोमवार गुजर चुका है, इसको वोटिंग होनी थी इस पर, लेकिन अमेरिका क्या करता रहा कि पोस्टपोन करता रहा। सोमवार को नहीं हुई, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, और आज ये होनी है वोटिंग। यानी पिछले 4 दिन उन्होंने मुसलसल इसको पोस्टपोन किया है। और पोस्टपोन क्यों किया है? क्योंकि अमेरिका जो है वो वीटो नहीं करना चाह रहा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है, और इसराइल के लिए सबसे बड़ा धचका है कि अमेरिका इस बार वीटो नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर वो वीटो नहीं करता तो उनका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है इसराइल, वो गया समझो। और इसराइल में चूंकि उनके मफादात हैं, यानी ऑयल को वो कंट्रोल करते हैं, और इस ऑयल के जरिए, मिडल ईस्ट के जरिए वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो ये उनका इंटरेस्ट है इसराइल में। तो इस तरह वो इसराइल को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं मुकम्मल तौर पर, ठीक है। जो पब्लिक का प्रेशर है, मीडिया का है, अंदर जो कांग्रेस का, वो अलग है, लेकिन मैं बाइडेन इंतजामिया की बात कर रहा हूँ। तो वो वीटो करना भी नहीं चाह रहे हैं, उधर इसराइल की भी तबाही हो जाएगी अगर वो वीटो नहीं करते तो इसलिए इसराइल फंसा हुआ है, क्योंकि ये सारा कसूर जो है वो इसका नेतन्याहू का, क्योंकि वो खुद तो दलदल में गया है, अमेरिका को भी दलदल में ले गया है, और अमेरिका को ऐसी पोजीशन पर ले गया कि उसको भी समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। यानी इतनी कंप्लेक्स पोजीशन में अमेरिका आज से पहले कभी नहीं था। तो आज उस पर वोटिंग बहुत ज्यादा मुतवक्का है कि 4-5 दिन उन्होंने पोस्टपोन कर दी, लेकिन आज वोटिंग हो सकती है। और ये बहुत ज्यादा है कि अमेरिका नहीं चाह रहा, इसीलिए उसने इसराइल को कह रखा है कि उधर मुज़ाकरात करो, ठीक है ना, ताकि हमें ये वीटो ना करना पड़े और मुज़ाकरात उधर हो जाए, बात वहाँ पर तय हो जाए। लेकिन वहाँ पर बात तय नहीं हुई, सही है ना। तो दोबारा से मामला सिक्योरिटी काउंसिल में आ गया है। तो यहाँ पर ये अहम तरीन फैसला अब मुतवक्का है कि ये जो करारदाद होगी इसमें अमेरिका वीटो करता है या नहीं करता। लेकिन ये बात तय है, ये सारी मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया कि वो नहीं करना चाह रहा, जो पिछली बार उसके साथ हुआ है। अब अगर दोबारा वो करता है, पता चले भाई पिछली दफ़ा तो 153 कंट्रीज़ ने वोट किया था और बाकियों ने एब्सटेन किया था, पता चले जिन्होंने एब्सटेन किया है उन्होंने भी वोट आके डाल दिया और 190 कंट्रीज़ हो गए और 2 इधर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अमेरिका के लिए मामलात आसान नहीं है। और नाज़रीन, नेतन्याहू जो है उसके गिर्द तो फंदा रोज़ बरोज़ तैयार हो रहा है और बहुत करीब आ रहा है, उसके गले के गिर्द फंदा जो है वो सख्त होता जा रहा है। और अब उसका जो तख्ता है उसको उलटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं सिर्फ एक बयान आपके सामने रखूँगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त इसराइल में
इसराइल एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे कि एकदम से यहां पर बड़ा धमाका होगा, एकदम से यहां हंगामे शुरू होंगे, एकदम से पूरा इसराइल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये हुआ क्या है? हुआ नाज़रीन इस तरह है कि अंदर तो बहुत इस वक्त गर्मा गर्मी है, अंदर तो बहुत डिस्टेबलाइजेशन है, बहुत इख्तलाफात हैं, ठीक है, और वो एकदम से ये फटेगा मामला। आप देखिएगा, ये मैं ज़रा एक बयान आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। नेतन्याहू सैंक द इसराइली टाइटैनिक, ये वहाँ का बहुत बड़ा लीडर कह रहा है, नेतन्याहू सैंक द इसराइली टाइटैनिक एंड हिज रूल मस्ट बी ओवरथ्रोन, ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी एंड ओनली केयर्स अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट। He continued disdainfully and sarcastically. Netanyahu led the Israeli Titanic and sank us while we were on board. And now he demands to put his hands on the steering wheel of its replacement ship. We must drop him now as he is a burden and a danger threatening. वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो फिर बोझ उतारा करते हैं। तो अब जो इसराइली टाइटैनिक है वो डूब रहा है, वो अपनी जुबानी कह रहे हैं कि हमारा जो टाइटैनिक है वो डूब रहा है क्योंकि हमारा जो कैप्टन था उसने अपनी फिक्र की, अपने इंटरेस्ट को देखा, इसराइल के इंटरेस्ट को नहीं देखा। तो वो कह रहे हैं कि अगर अब हम अभी इसको नहीं ओवरथ्रो करते, अभी इसको हम नहीं धक्का देते, तो ये पूरे इसराइल को मुकम्मल जो टाइटैनिक है वो उसको ले डूबेगा और फिर पीछे कुछ भी नहीं बचना। एक एक घंटा जो है वो इसराइल को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, उसको फिल फॉर वहाँ से ड्रॉप करना चाहिए। तो ये नाजरीन अहम तरीन हक़ाइक़ हैं, ताज़ा तरीन तफसीलात जो कि आपके साथ शेयर की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।